नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पे एक और बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी हम बात करेंगे कल्याणी स्टील की। और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आर के गोयल साहब मेरे साथ आगे कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं। कल्याणी स्टील, ध्यान रखें, इन स्टॉक्स का बहुत ने ऑफ लेट बड़ा प्रेशर झेला है। इनफैक्ट अगर साल का चार्ट लेकर आएंगे तो साल के हाईस थे, वहां से तो ऑलमोस्ट 44-45% इस समय स्टॉक नीचे कामकाज करता हुआ। खैर, सर को इंट्रोड्यूस करते करते ही स्टॉक में मजबूती आ गई, तो बातचीत करने में मजा आएगा सर से। पीएनबी गिल्ड्स, ये था टर्निंग पॉइंट वाला शेयर, एकदम फ्लैट कामकाज कर रहा था और अनुज के बोलने के बाद देखिए क्या तेजी उस स्टॉक ने पकड़ी। वैसी तेजी आज खैर भारतीय बाजारों में आपको नजर आएगी। 2.25% के उछाल के साथ सेंसेक्स और निफ्टी में हो रहा है कामकाज। तो गजब का उछाल हफ्ते के आखिरी दिन, तो पूरा त्योहारों का मूड है, फेस्टिव मूड है और स्क्रीन पे आपको ग्रीन नजर आएगी। तो मजेदार सेशन है आज का। और चौतरफा खरीदारी, मिड कैप स्मॉल कैप्स उठाइए, क्या मोमेंटम। और मार्केट का मैं कहता हूं हमेशा मूड गॉज करना है तो मार्केट ब्रेथ देखनी चाहिए। एडवांस डिक्लाइन 6:1, 7:1 का रेशियो है, यानी कि हर 8 में से 7 शेयर मजबूत, सिर्फ एक शेयर लाल निशान में कामकाज कर रहा है। इस तरह की ब्रेथ, इस तरह का मोमेंटम आपको नजर आएगा। पर एक सवाल होगा, अमेरिकन मार्केट में दबाव था, उसके बावजूद तेजी क्यों? तेजी की 2 वजह हेडलाइन में हमने स्पेसिफिकली मेंशन करी। एक तो कच्चा तेल नरम पड़ रहा है, $81 के नीचे ब्रेंट कामकाज कर रहा है। और आज फाइनली उस पर, कल तो क्या बहुत मूड बिगड़ा हुआ था, फंड आउटफ्लोज भी हो रहे होंगे, तो रुपए पे बहुत ज्यादा असर नहीं था। आज फाइनली रुपया रिएक्ट करता हुआ, रुपए में अच्छी खासी मजबूती, 2/3% और अब 74 के कंफर्टेबली नीचे हम कामकाज कर रहे हैं। और जैसे हमारे बाजार अक्रॉस एशिया सेंटिमेंट सुधरे हुए हैं, तो इन सब का फायदा आपको स्क्रीन पे भरपूर देखने को मिल रहा है और इसीलिए इस तरह की तेजी, इस तरह का मोमेंटम। लेकिन चलिए, इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट रडार पे तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो बात शुरू करते हैं कल्याणी स्टील्स और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आर के गोयल साहब जुड़ चुके हैं। गोयल सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। अच्छा, पहले तो कई सारी खबरें हैं, कई सारे पेग्स हैं जिसके चलते अपन बातचीत करना शुरू करेंगे, तो उन पेग्स पे अपन टच अपॉन करेंगे सर। लेकिन लगातार मैं देख रहा था एनएमडीसी अपने आयरन ओर की कीमतें जो है वो बढ़ा रहा है। कितना असर आप पे पड़ता है, कितना कॉस्ट प्रेशर पड़ रहा है इस समय कल्याणी स्टील पर? गुड आफ्टरनून। देखिए, जितना भी प्राइस एनएमडीसी ने लास्ट 2 महीने में बढ़ाया है, उससे पर टन हमारी स्टील की कॉस्ट ऑलमोस्ट 1000 रुपीज बढ़ गई है। तो ये डिमांड सप्लाई सिचुएशन में मिसमैच के चलते एनएमडीसी ऐसा कर पा रहा है क्या? क्योंकि आपने एक बार हमारे साथ बातचीत में कहा भी था, एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा था, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करी जा रही है। आर्टिफिशियल शॉर्टेज है मार्केट प्लेस में। वो कर्नाटका बैन के बाद भी कैटेगरी बी माइंस को लेकर इश्यूज था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उस टाइम पे आपसे बातचीत हुई थी। तो ये डिमांड सप्लाई मिसमैच ही प्योरली उसी के चलते बढ़ाए जा रहे हैं और ये आर्टिफिशियली हो रहा है। देखिए, डिमांड सप्लाई मिसमैच डेफिनेटली है। आज की तारीख में ऑलमोस्ट सभी स्टील प्लांट अच्छी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम कर रहे हैं। आयरन ओर की डिमांड काफी है और उसके चलते एनएमडीसी प्राइस बढ़ा रहा है। तो फिर ये आप किस हद तक पास ऑन कर पा रहे हैं? लास्ट मेरे पास अपडेट था कि आपने एक प्राइस हाइक लिया था। ऑफ लेट कोई प्राइस हाइक लिया गया है या लेने की जरूरत पड़ेगी? डेफिनेटली प्राइस लेने की जरूरत पड़ेगी। आयरन ओर के अलावा कोकिंग कोल और कोक के प्राइस बहुत बढ़ गए हैं, फेरोलॉइज के प्राइस बहुत बढ़ गए हैं और ये रुपी का जो डिवैल्यूएशन हुआ है अप्रैल से अब तक ऑलमोस्ट 14-15%, उसका भी इम्पैक्ट सभी इंपोर्ट्स के ऊपर आया है। तो हम लोग अभी नेगोशिएशन में हैं विद ऑल ओईएम्स। होपफुली इन फ्यू डेज टाइम हमारा प्राइस सेटलमेंट हो जाएगा एंड ए गुड पोर्शन ऑफ दिस कॉस्ट वी शुड बी एबल टू पास ऑन। तो आप बातचीत कर रहे हैं कि एक कॉस्ट पुश मोटा मोटी कितना प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा अगर मुझे अपनी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे, मार्जिन पे कोई प्रेशर नहीं लेना हो तो सर, अंदाजन? देखिए, ये हम लोग ओपनली डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, पर जितना हमारा कॉस्ट इंक्रीज हुआ है उस लेवल पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ओईएस के साथ में। तो इस समय डिमांड एनवायरनमेंट कैसा है? आप जिन क्लाइंट्स को सर्विस करते हैं, आपने ओरिजिनल इक्विपमेंट में, आप तो ऑटो कंपनीज और कंज्यूमर ड्यूरेबल मैन्युफैक्चरर्स, उनको लार्जली कल्याणी स्टील सप्लाई करने का काम करती है सर। कैसा उनकी तरफ से मांग का एनवायरनमेंट है और क्या वाकई कॉन्फिडेंट है कि ये जो पूरा कॉस्ट एस्केलेशन हुआ है आसानी से पास ऑन हो जाएगा? देखिए, डिमांड काफी स्ट्रांग है। ऑटो कंपनीज का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, नए मॉडल्स भी लॉन्च हो रहे हैं। सो डिमांड का हमको कोई इशू नहीं है। कंटिन्यूसली वी आर ऑपरेटिंग एट 100% कैपेसिटी और मोस्ट लाइकली जो कॉस्ट इंक्रीज है उतना कंपनसेट हो जाएगा। तो अगले कुछ दिनों में मतलब क्या टेन्योर पे लेके चल रहे हैं आप? ही होगा तो कुछ प्रेशर इस बार जब आप क्वार्टरली नंबर्स डिलीवर करेंगे, क्योंकि ये पास ऑन प्रेशर पड़ना और प्रेशर पास ऑन होने में शायद एक लैग होगा, तो कुछ इंपैक्ट मैं इस क्वार्टर में देखूंगा, ऐसा नहीं है?
देखिए, ये लैग हमेशा चलता रहा है, ये इस बार यूनिक केस हो ऐसा नहीं है। तो ये लैग चलता रहेगा, और अब जो कॉस्ट इंक्रीज है उसका इम्पैक्ट तो इस क्वार्टर, अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर के ऊपर आएगा। लास्ट क्वार्टर इज ऑलरेडी ओवर। ठीक बात, ठीक है। तो ये लैग कंटिन्यूस प्रोसेस है, वैसे होता ही ऐसे। प्रेशर जब आता है तो उसे पास ऑन करने थोड़ा समय लगता है, वो पेन थोड़ा उठाना पड़ता है, बीच का पीरियड वो देखना होगा कितना लंबा वो पीरियड होता है। ये अमेरिका ने सर दूसरा इशू था वो 25% जब वो इंपोर्ट टैरिफ्स लगाए थे स्टील पे और 10% एल्यूमिनियम पे लगाए गए थे, तब एक डर था मार्केट प्लेस में कि डोमेस्टिक मार्केट्स में हमारे बाजार में शायद तगड़ी डंपिंग होती हुई नजर आएगी। क्या मार्केट प्लेस में आप वाकई ऑब्जर्व कर रहे हैं ऐसा? इसका इंपैक्ट हम पे कुछ पड़ा है क्या? नहीं, हमारी कंपनी के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। हम एक्सपोर्ट तो यूएस को कर ही नहीं रहे थे। और जहां तक इंडिया का सवाल है, रुपी का डेप्रिसिएशन की वजह से इंपोर्ट आना कम हो गया है, एक्सेप्ट कंट्रीज लाइक कोरिया एंड ऑल, जहां पर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो लोग फिर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को। हाँ, नहीं, आप एक्सपोर्ट यूएस में नहीं करते, लेकिन मैं उसका इंपैक्ट जो हमारे डंपिंग थी, तो आप कह रहे हैं रुपए की कमजोरी की बात तो अगर होनी भी होगी, डंपिंग तो हो नहीं रही है। तो बीच में वो खबरें आई थी कि भारतीय स्टील मिनिस्ट्री जो है वो प्रपोज कर रही है कि शायद जो इफेक्टिव इंपोर्ट ड्यूटी है स्टील प्रोडक्ट्स में बढ़ा दी जाए, 5 से 12.5% की रेंज पे उसे बढ़ाकर 15% पे ले आया जाए। अब इसकी जरूरत नहीं लगती है ना, ऐसा नहीं है? इसकी जरूरत अभी भी है, क्योंकि रुपी वापस अप्रिशिएट हो सकता है, एंड हमें उम्मीद है नेक्स्ट 1 मंथ और सो रुपी विल अप्रिशिएट वंस अगेन। तो उसकी जरूरत तो डेफिनेटली है। तो कितनी प्राइस पैरिटी में डिफरेंशियल है, कितनी ये 15% हाइक वुड बढ़ाकर 15% की जो बात करी जा रही है, दैट वुड सफाइज द कॉज? एटलीस्ट 15% हो जाए तो 5% का बेनिफिट मिलेगा। अभी ड्यूटी 10% है, एंड टू दैट एक्सटेंट एटलीस्ट कंपनसेट हो जाएगा। तो अच्छा, आपके कुछ प्रेशर्स तो तब भी ईज ऑफ हुए थे जब हमने उस पढ़ा था कि ग्रेफाइट इंपोर्ट्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई, वो चाइना से शायद वो ग्रेफाइट जो इंपोर्ट्स हो रहे थे, है ना, ऐसा कुछ वो हटाई गई थी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, क्योंकि वो एचईजी और ग्रेफाइट इंडिया के लिए नेगेटिव था, तो वो तो आपके लिए पॉजिटिव होना था। तो आपके कुछ प्रेशर्स वहां से ईज ऑफ नहीं हुए हैं सर? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चाइनीज ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी थी, वो विड्रॉ कर ली गई है, और अब हम लोग भी थोड़ा कुछ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट करना चालू करेंगे। ये बड़ा रिसेंट फिनोमिना है, तो उससे डेफिनेटली कुछ कॉस्ट कम होगी। अच्छा, ठीक है। तो अब उससे कुछ कॉस्ट प्रेशर्स कम होते हुए इवेंचुअली शायद नजर आएंगे। खैर, कंपनी वैसे ही कह रही है, ओईएम मैन्युफैक्चरर से बातचीत हो रही है और कॉन्फिडेंट है कि जो कॉस्ट प्रेशर्स हैं लाइकली है कि पास ऑन कर दिए जाएंगे। बीच में बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई थी सर, उषा मार्टिन को खरीदने के लिए 5 प्रबल दावेदार थे, जिनमें से एक आप थे। कल्याणी स्टील ने भी दाव लगाया था सर। इवेंचुअली वो टाटा स्टील वन द रेस, वो बात अलग। एक तो मुझे समझा है उषा मार्टिन को खरीदने के लिए क्या लॉजिक था, क्यों आप खरीदना चाहते थे। दूसरा, जब आप वो रेस में हारे तो जो टाटा स्टील ने बिड जीती थी उससे कितना नीचे आप थे, कितना एग्रेसिवली उन्होंने बिड करा था आपके कंपैरिजन में? देखिए, ये सब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर करना नहीं चाहेंगे। हाँ। पर रैशनल तो समझा सकते हैं क्यों आप बिड कर रहे थे, क्यों उषा मार्टिन खरीदना चाहते थे? उषा मार्टिन बेसिकली वही प्रोडक्ट बनाता है जो हम लोग बनाते हैं, एक्सेप्ट वायर रॉड। सो देयर वाज अ सिनर्जी इन व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग, एंड वी हैव कॉमन कस्टमर्स, सो इट वाज अ गुड सिनर्जी टू acquire a company like Usha Martin and improve our manufacturing range. और इस समय कल्याणी की बैलेंस शीट क्या हालचाल क्या है सर? कितना डेट, कितना कैश लेके बैठे, रिजल्ट डेट इक्विटी रेशियो क्या होगा? देखिए, हमारी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, एंड वी आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो जब उषा मार्टिन मिस आउट हो गया, आप कह रहे हैं लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब मान के चलूं घरेलू मार्केट में आप लोग अपनी पैठ जमाने के लिए इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स या अधिग्रहण के जरिए ग्रोथ ला सकते हैं, वो रडार पर है। अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक। तो ऑलरेडी किसी के लिए बिड कर चुके हैं या फिर सिर्फ उषा मार्टिन के लिए बिड किया था सर, ये तो बता सकते हैं? एक्चुअली हम लोग हाईली फोकस्ड कंपनी है, हम लोग उसी कंपनी के लिए बिड करेंगे जिसमें हम जिस बिजनेस में हम ऑलरेडी हैं, जिस कंपनी को हम एक्वायर करना चाहेंगे उसमें भी सिमिलर मैन्युफैक्चरिंग रेंज हो। ठीक बात, तो एक्विजिशन पे जोर है कंपनी का। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग कि कल 13 अक्टूबर है, जब शनिवार को गोवा में जो माइनिंग सस्पेंड कर दी गई थी उस पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की फिर से विचार विमर्श होने वाला है और एक्सपेक्टेशन से माउंट हो रही है कि फिर से शायद माइनिंग रिज्यूम कर दी जाए। ये गोवा की माइनिंग रिज्यूम होना कितना पॉजिटिव है सेक्टर के लिए? और क्योंकि आप लोग डायरेक्टली शायद इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो एक बार आपने मुझसे बातचीत में कहा था कि आप एक बेनिफिकेशन प्लांट लगाने की तैयारी कर रहे हैं, क्या अपडेट है सर उसको लेकर? दोनों सवाल का जवाब समझाएं। देखिए, गोवा का आयरन ओर लार्जली लो एफई का है। यस, 58% एफई शायद है।
हाँ, इट रिक्वायर्स बेनिफिकेशन, और हमारा जितना रिक्वायरमेंट है उसके लिए बेनिफिकेशन प्लांट वायबल नहीं है। तो कोई बेनिफिकेशन प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है आपको, नहीं लगा रहे आप, है ना? यस। और ये गोवा का अगर रिज्यूम कर भी जाता है तो कल्याणी स्टील के लिए बहुत बड़ा कोई पॉजिटिव नहीं होता है। नहीं, लेकिन हमारे कॉम्पिटिटर्स गोवा का आयरन ओर खरीदेंगे तो उनकी कर्नाटक में डिमांड कम हो जाएगी। हाँ, तो आपके लिए वो फिर कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स ईज ऑफ होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, जाते जाते सर एक आखिरी सवाल। प्रमोटर्स बड़ा एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं। सितंबर 2017 में 60.6% का स्टेक और सितंबर 2018 एग्जैक्टली एक साल बाद 64.7%, यानी कि ऑलमोस्ट 400 बेसिस पॉइंट प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। आप तो सर टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा है गोयल सर, पता होगा प्रमोटर की मंशा क्या है, और भी खरीद रहे हैं क्या बाजार से? नहीं, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दैट पार्ट ऑफ द बिजनेस। मैं कोशिश कर रहा था, आप कुछ बोल रहे, मैं ऑब्वियस था, मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था सर आपसे यही। लेकिन चलिए, थैंक यू सर सो मच आज जुड़ने के लिए, तमाम इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए। 2-2.5% की मजबूती के साथ कल्याणी स्टील खैर अब भी इस समय कामकाज करता हुआ, और ये कंपनी निवेश के लिए आज से कैसी है, चलिए इस पे एक बार बातचीत हो जाए। क्योंकि मैंने कहा था साल के हाई से तगड़ा करेक्शन 40-45% का, ऑलमोस्ट साल के लोज के आसपास से अभी स्टॉक कुछ रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में निवेश की रणनीति पे बातचीत करते हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब से। संदीप सर आए, गुड आफ्टरनून। कल्याणी स्टील पसंद आती है सर क्या? देखिए, पसंद तो आती है। देखिए, समहाउ वैल्यूएशंस के लिहाज से भी काफी अट्रैक्टिव है, और ग्रुप की पेडिग्री बहुत स्ट्रांग है, कल्याणी ग्रुप की कंपनी है। और एक तरीके से देखिए आयरन एंड स्टील की है, बट ये कहीं ना कहीं ऑटो इंसुलरी में भी इसको डाला जा सकता है, कैटेगराइज किया जा सकता है। फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, करीब 20% के लगभग है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी है। डिविडेंड यील्ड करीब 2% के लगभग है। फिर जो आपने बहुत ही बखूबी पूछा कि प्रोमोटर स्टेक बढ़ा रहे हैं, तो सर्टेनली देखिए प्रोमोटर जब स्टेक बढ़ाते हैं तभी बढ़ाते हैं जब उनको कंपनी उनकी सस्ती लगती है और वैल्यू दिखती है, तो उससे भी मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, एंड ग्रोथ भी है कंपनी में। तो ओवरऑल आई फील कि जिन्होंने ले रखा वो बिल्कुल होल्ड करे, और जिनको लेना है वो हो सकता है। देखिए, आयरन एंड स्टील थोड़ा वॉलेटाइल सेक्टर है अभी, और अगर कहीं भी करेक्शन हो 200 रुपए के आसपास आए, यहाँ से अगर 10% करेक्ट कर जाए तो सर्टेनली दैट विल बी वेरी गुड एंट्री पॉइंट, और वहां पे एंट्री लेनी चाहिए मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। और 290-95 का टारगेट मेरे हिसाब से लगा सकते हैं। ठीक बात, तो इस समय है तो होल्ड करें, और फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा सा और दबाव का वेट कर ले। 10-1% यहां से नीचे मिलता है तो एक अट्रैक्टिव लॉन्ग टर्म बाय के लिए स्टॉक खड़ा हो सकता है। लड़ा पे रखें उस लिहाज से इस कंपनी को। संदीप जी धन्यवाद आपका, और यहां पे क्विकली एक छोटा सा ब्रेक के उस पार एसएमई कॉल।